राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था परिभाषा। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तथ्य है। मध्यकाल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से तात्पर्य मुगलों से संपर्क के बाद से लेकर 1811 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुई संधियों की काल अवधि के अध्ययन से है। इस काल अवधि में राजस्थान 22 छोटी बड़ी रियासतें थी राजस्थान में, और अजमेर मुगल सूबा था। इन सभी रियासतों का अपना प्रशासनिक तंत्र था, लेकिन कुछ मौलिक विशेषता एकरूपता लिए हुए भी थी। रियासतें मुगल सूबे के अंतर्गत होने के कारण मुगल प्रभाव भी था। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के मूलतः 3 आधार थे। प्रथम सामान्य एवं सैनिक प्रशासन, दूसरा न्याय प्रशासन, तीसरा भू राजस्व प्रशासन। संपूर्ण शासन तंत्र राजा और सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की सामंत व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की सामंत व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है। इसे विद्वानों ने केवल राजनीतिक शब्दावली के रूप में नहीं लिया, वरन संपूर्ण अर्थ में सामंत व्यवस्था को समझना आवश्यक समझा। इस दृष्टि से अब राजस्थान ही नहीं वरन भारत की संस्था का इतिहास के अध्ययन का नया क्षेत्र खुल गया है। राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर व्यापक शोध कार्य के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ की सामंत व्यवस्था कर्नल टोड द्वारा उल्लेखित पश्चिम के फ्यूडल व्यवस्था के ही समान स्वामी राजा और सेवक सामंत पर आधारित नहीं थी। राजस्थान की सामंत व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में सामंत व्यवस्था का मूल तत्व था शासक। पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को प्रदत्त उक्त भूमि का स्वामी सामंत कहलाता था। मध्यकाल में भूस्वामी सामंत को सामंत जागीरदार कहा जाने लगा। सामंत जागीर पर सामंत का जन्मजात अधिकार माना जाता था, अर्थात राजा सामंत जागीर को खाल से अर्थात केंद्रीय भूमि में पुनः सम्मिलित नहीं कर सकता था। सामंत व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि सामंत व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित कुलीय प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी, जिसमें राजा समकक्षों में प्रमुख होता था। राज्य को एक परिवार और राजा को उसका प्रमुख मानते। सामंत परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी सुरक्षा और संचालन का उत्तरदायित्व राजा और सामंत सामूहिक रूप से मानते थे। राजा और सामंतों के मध्य भाईचारे का संबंध था। सामंत व्यवस्था का प्रारंभ। सामंत व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं है बन पाया है। प्रोफेसर राय चौधरी ने इसका उदयकाल सामंत व्यवस्था का उदयकाल 6वीं शताब्दी में माना है। प्रोफेसर डी कोसाम्बी ने गुप्त काल के बाद सामंत व्यवस्था का विकास काल माना है। प्रोफेसर आर.ए. शर्मा ने 4वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ होने संबंधित तर्क देते हुए प्रोफेसर आर.ए. शर्मा ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ स्वीकार किया है सामंत व्यवस्था को। रूसी इतिहासकार कोवालस्वी ने इसे सामंत व्यवस्था को मुस्लिम आक्रमण के बाद विकसित व्यवस्था माना है। सामंत व्यवस्था को कोवालस्वी ने। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि सामंत व्यवस्था सामान्य संभवतः गुप्त काल में प्रारंभ हुई, लेकिन राजस्थान से इसका विकसित एवं स्पष्ट स्वरूप राजपूताना का शासन स्थापित होने के साथ प्रारंभ हो गया। राजस्थान भूभागों पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं चौहान, गुल, सिसोदिया, राठौड़, कछवा, भाटी, हाड़ा आदि ने अपना राज्य स्थापित किया, जो उनकी रियासत के लिए अपनी रियासत की सुरक्षा और सामान्य प्रशासन व्यवस्था संचालन हेतु शासक ने अपने परिवार जनों कुलीय संबंधी तथा विश्वस्त सेनानायकों और अधीनस्थों को जागीर देकर उनका अपना सामंत बना लिया। कालांतर में यह रक्त संबंध कुलीय परंपरा बन गई। साथ ही रियासतों में यह परंपरा प्रचलित हो गई कि सामंत को राजा खास क्षेत्र की बाहर के राजा के द्वारा प्रशासित नियंत्रित क्षेत्र था, जो सामंत सीमांत क्षेत्र की भूमि आवंटित की जाती थी, जिससे बाहरी आक्रमण के समय खास क्षेत्र की सुरक्षा को उत्तरदायित्व निभाया। राजा के सहयोगी यह कुलीय भूस्वामी मध्यकाल में सामंत जागीर कहलाने लगे। जागीर फारसी शब्द है, जो प्रोफेसर इरफान हबीब ने जागीर शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है। जागीर 2 शब्द जय प्लस गीर संयुक्त रूप से है। इसका शाब्दिक अर्थ राजा द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिसे उस क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता था। सामंत व्यवस्था का स्वरूप। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान राजस्थान की सामंत व्यवस्था को मानते हुए इंग्लैंड के समान फ्यूडल व्यवस्था माना है, लेकिन राजस्थान की सामंत व्यवस्था का स्वरूप पश्चिमी व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न है। पश्चिमी राजा और सामंत के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध होता था। इसके भी राजस्थान के भाई बंधु का संबंध होता है। यहाँ राजा समकक्षों में प्रमुख होता है। राजा राज्य का सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था और उसके बाद सामंत का समूह होता, जो कि कुलीय व्यवस्था संगठित होता था। राजा राज्य का प्रधान था, तो सामंत अपनी जागीर में प्रमुख थे। सामंत राजनीतिक और सामाजिक मामलों में समानता का दावा करते थे। इस प्रकार राजस्थान में पृथ्वी राजा और सामंत शासन व्यवस्था का प्राथमिक स्वरूप पद सोपान व्यवस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि एक टेंट के समान स्तंभ पर आधारित व्यवस्था थी, जिसमें राजा मध्य में स्थित मुख्य स्तंभ होता था। टेंट के भी स्तंभ के कमजोर होने पर व्यवस्था बिगड़ जाती है। उसी प्रकार सामंत और शासक के संबंध परस्पर निर्भर थे। सामंत प्रशासन स्वरूप की विशेषता है। राजा से जन्मजात अधिकार के रूप में प्राप्त भूमि के साथ ही सामंत के विशेष अधिकार एवं उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो जाते थे। इस व्यवस्था से की निम्न व्यवस्था है। ये सामंत प्रशासन की विशेषता है कि रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सामंतों को नियुक्त करता था। बिना सामंतों से परामर्श किए राजा कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सैनिक एवं व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता था। राजा और सामंत के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। इस तथ्य का सम्मान देते हुए यह आचारसंहिता रूपी परंपरा प्रचलित थी कि शासक सामंत को काकाजी एवं भाईजी संबोधित करे। इस प्रकार सामंत राजा को भाईजी बापजी संबोधित करते थे। सामंत का उत्थान और पतन राजा के साथ ही होता था। इस दृष्टि से सामंत किसी अन्य राजा से युद्ध एवं संधि निर्णय नहीं कर सकता था। राज्य की सुरक्षा के लिए सामंत को एक निश्चित सेना रखनी होती थी। यह कार्य कुलीय भावना के आधार पर ही की जाती थी। वे अपनी पैतृक संपत्ति को रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। राज्य के उत्तराधिकारी के निर्णय में सामंत निर्णायक भूमिका निभाते थे। कई बार शासक द्वारा उन्होंने उत्तराधिकारी के सामंत को स्वीकार नहीं किया और इसे बदल दिया। या ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी, लेकिन ये सुधार मिलते जो सामंत को ज्येष्ठ पुत्र की योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर संदेह हो तो वे योग्य पुत्र या भाई को सिंहासन में बैठा देते थे। सम्मान और कर्तव्य पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था की राजा को सामंत के विशेष अधिकारों का सम्मान करना होता था और सामंत के राज्य और शासक के प्रति निर्धारित कर्तव्य का पालन करना होता था। मध्यकालीन सामंत व्यवस्था में श्रेणी व्यवस्था भी प्रारंभ हुई। मध्यकालीन सामंत व्यवस्था एवं प्रशासन। राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर मध्यकाल में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। 1562 में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संबंध एवं संधियों का युग प्रारंभ होता है। उक्त नए संपर्क ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था जो कि सामंत व्यवस्था के मध्य से थी वह प्रभावित हुई। इसका मूल कारण था कि मुगलों से संधि के बाद युद्ध की स्थिति लगभग समाप्त हो गई थी, अतः शासन के सैनिक सहयोग के लिए सामंतों पर निर्भरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त मुगलों के संधि के बाद शासक मुगल सरदार बन गए और अतः उन्हें मुगल संरक्षण प्राप्त था। सहयोगी की स्थिति में परिवर्तन। उक्त परिवर्तित स्थिति के कारण सामंत प्रशासनिक व्यवस्था पर एक प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि कामना की सामंत की स्थिति सहयोगी के स्थान पर सेवकी हो गई। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से शासक समकक्षों के प्रमुख ही था, लेकिन व्यवहारिक रूप से में स्थिति बदल गई। अब राजा स्वामी के समान व्यवहार करने लगा। अब तक सामंत राजा की मृत्यु के बाद अपने उसके उत्तराधिकारी मामले निर्णायक भूमिका निभाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई। मध्यकाल में मेवाड़ राज्य को छोड़कर अन्य रियासतें जो मुगल सरदार थे उन रियासतों के उत्तराधिकारी मामलों में मुगल शासक रुचि लेने लगे। विवादित स्थिति होने पर मुगल शासक अपने विवेक से वह राजा बनाते थे। ऐसे नए शासक का सामंत विरोध नहीं कर सकते थे। इस प्रकार जो सामंत व्यवस्था एक टेट का स्वरूप लिए हुई थी वह अब मध्यकाल में मनसदारी व्यवस्था से प्रभावित होकर पद सोपान व्यवस्था के निकट पहुंच गई, यद्यपि मूल स्वरूप यथा स्वरूप बना रहा।
सेवाओं के साथ कर व्यवस्था। परंपरागत शासन व्यवस्था के अनुसार सामंत युद्ध एवं शांति के बाद समय राजा को अपनी चाकरी अर्थात सेवाएं देता था, लेकिन उसके साथ कोई कर संबंध नहीं था। मध्यकाल में बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ। नई व्यवस्था के अनुसार सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। सामंत शासकों को पट्टा रेख और भर्तु रेख देने लगा। पट्टा रेख से तात्पर्य था राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लिखित अनुमानित राजस्व तथा भर्त रेख से तात्पर्य था राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लिखित रेख के अनुसार राजस्व भत्ता जमा करता था। इन दो प्रमुख करों के अतिरिक्त अन्य कई कर लगाए प्रत्येक राज्य में अलग अलग कर व्यवस्था थी, जिन्हें प्रमुख कर उत्तराधिकार शुल्क था। इस प्रकार मध्यकाल में मुगल मनसब प्रशासन व्यवस्था से प्रभावित होकर सैनिकों का सैनिक बल उनकी आय के अनुसार निर्धारित कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक सामंतों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। रेख से तात्पर्य जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व से था, जिसका उल्लेख शासक प्रदत्त जागीर के पट्टे में करता था। रेख का दूसरा अर्थ सैनिक कर से भी लिया जाता है। रेख द्वारा निर्धारित आय के मापदंड के आधार पर ही राज्य शुल्क का हिसाब किताब रखता था। रेख के आधार पर ही सामान्य उत्तराधिकार शुल्क, सैनिक सेवा, नियोक्ता शुल्क आदि का निर्धारण होता था। रेख न तो नियमित रूप से प्रतिवर्ष वसूल की जाती थी और न ही इसकी दर निश्चित थी। उत्तराधिकार शुल्क सामंत व जागीरदार की मृत्यु के बाद उक्त जागीर के नए उत्तराधिकार से यह कर वसूल किया जाता था। अलग अलग रियासतों में उत्तराधिकार कर का नाम अलग था। जोधपुर में पहले पैसा किसी के बाद में उपनामा कहलाया। मेवाड़ और जयपुर में नजराना, कुछ अन्य रियासतों में केर, खालसा और तलवारबंदी कहलाते थे। जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। उत्तराधिकारी शुल्क एक प्रकार से उक्त जागीर के पट्टे का नवीनीकरण करना था। जागीरदार की मृत्यु की सूचना पाते ही राजा अपने दीवानी अधिकारी को कुछ कर्मचारी के साथ उस जागीर में भेजता। यदि उत्तराधिकारी शुल्क जमा नहीं कराया जाता तो जागीर जब्त करने का निर्देश दीवान को दिया जाता था। कुछ अन्य कर भी थे, जैसे नजराना कर, ये राजा को बड़े पुत्र के प्रथम विवाह पर सामंत एवं अन्य जागीरदार नजराना देते हैं। न्योता कर यह राजकुमारी विवाह पर आमंत्रित करने पर था। तीर्थ यात्रा कर ये राजा की तीर्थ यात्रा पर जाने के समय भेंट दी जाती थी। इस प्रकार की कर व्यवस्था से एक और शासक सामंत संबंधों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये व्यवस्था शासक की सर्वोच्चता स्थापित करने में सहायक थी। दूसरी करों की संख्या नियंत्रित बढ़ने से इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव जनसमुदाय की पर पड़ा। सामंत एवं जागीरदार जनता से अधिक लगान वसूल करने लगे। सामंतों की सैनिक सेवा। परंपरागत रूप से सामंत राजा को सैनिक सेवाएं देते थे। यह दो प्रकार की थी, एक युद्ध के समय, दूसरा शांति के समय। युद्ध के समय राजा सामंत को खास रुका भेजकर जमीयत सेना से सेवा में उपस्थित होने के लिए कहता था। शांति के समय वर्ष में एक बार निश्चित अवधि के लिए अपनी जमीयत सेना के साथ उपस्थित होना, यह उसकी जागीर के पट्टे में निर्धारित रेख पर आधारित था। शांति के समय शासक की सेवा में उपस्थित होकर यह शासक की राजकार्य ये में सहयोग देते थे। निश्चित अवधि के अतिरिक्त कुछ विशेष अवसर एवं त्योहार जैसे दशहरा, अक्षय तृतीया आदि पर भी दरबार में उपस्थित होना पड़ता था तथा राज परिवार की महिला आदि की तीर्थ यात्रा या अन्य यात्रा पर जाने पर किसी भी सामंत को उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया जाता था। सामंतों को कुछ कार्य के लिए शासक से पूर्व अनुमति लेनी होती थी, विशेषकर अपने पुत्र एवं पुत्री से विवाह की एवं अपनी जागीर में दुर्ग एवं प्रकट बनवाने की। सामंतों की श्रेणियां। मध्यकाल में सामंतों की श्रेणियां एवं पद प्रतिष्ठा भी निर्धारित कर दी गई। यह व्यवस्था मुगल वंशधारी व्यवस्था से प्रभावित थी, लेकिन पूर्णतः इसके अनुसार नहीं थी। वंशधारी व्यवस्था नौकरशाही व्यवस्था थी, जिसका निर्धारण आय के आधार पर होता था। इसके विपरीत राजस्थान में सामंतों की श्रेणियों का निर्धारण कुलीय प्रतिष्ठा एवं पद के अनुसार होता था। इस व्यवस्था से मेवाड़ रियासत भी अछूती नहीं रही। प्रत्येक राज्य की श्रेणी विभाजन की व्यवस्था अलग अलग थी। मारवाड़ में 4 प्रकार की श्रेणियां थी: राजवी, सरदार, गुणायत और मुत्तसदी। राजवी, सरदार, गुणायत और मुत्तसदी। राजवी राजा के 3 पीढ़ियों तक के निकट संबंधी होते थे। उन्हें रेख, उपनामा, कर और चाकरी से मुक्त रखा जाता था। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी, जिन्हें उमराव कहा जाता था। प्रथम श्रेणी के सामंत 16, दूसरी श्रेणी में 32, तृतीय श्रेणी में सामंत गोल के उमराव कई 100 की संख्या में होते थे। प्रथम श्रेणी में 16 उमरावों में सलम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। महाराज की अनुपस्थिति में नगर का शासन, प्रशासन और सुरक्षा उत्तरदायित्व उसी पर होता था। जयपुर राज्य में महाराजा प्रीति सिंह के समय सामंतों का श्रेणियों का विभाजन किया। यह उनके प्रीति सिंह के पुत्र बारपुत्र के नाम से कई जागीरें चली, जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। कोटा में राजवी कहलाते थे। राजवी सरदारों की संख्या 30 थी। इनमें सबसे अधिक संख्या हाड़ा चौहानों की होती थी। बीकानेर के सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में वंशानुगत सामंत जो राविका के परिवार से थे। दूसरी श्रेणी में अन्य रक्त संबंधी वंशानुगत। तृतीय श्रेणी में अन्य राजपूत थे, जिनमें बीकानेर में राठौर शासन स्थापित होने से पूर्व शासक पारिवारिक सदस्य थे एवं भाटी और सापड़ा वंश के थे। जैसलमेर में भाटी रावल राज के शासनकाल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई। 2 श्रेणियां थी, एक दावी बाई, दूसरी जीवनी दाई। सामंतों की अन्य श्रेणियां, इनमें 2 मुख्य थे, एक भूमिया सामंत और दूसरा ग्रास्य सामंत। भूमिया वे लोग जो कहलाते थे जिन्होंने सीमा या गांव की रक्षा के लिए बलिदान दिया हो उनकी जागीर से बेदखल नहीं किया जा सकता था। भूमिया सामंत 2 श्रेणी में विभक्त। एक मोटे दर्जे के भूमिया, उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं था। दूसरा छोटे भूमिया, इन्हें किसी भी प्रकार का लगान राज्य को नहीं देना पड़ता था, लेकिन इन्हें प्रशासन को कुछ सेवाएं देनी पड़ती थी। इनमें मुख्य सेवाएं थी डाक पहुंचाना, आवश्यक सहायता पहुंचाना, खजाने की सुरक्षा करना और अधिकारी के सरकारी यात्रा के समय उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करना आदि। ग्रास्य अपनी सैनिक सेवा के बदले भूमि के ग्रास अर्थात उपज का उपयोग करते थे। यदि ग्रासियों अपनी सेवा में किसी प्रकार की ढील दिखाते तो उन्हें ग्रास से सामान से बेदखल किया जा सकता था। सामान्य प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने की दृष्टि से मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं को राजस्थान में भी लागू किया गया। राजस्थान ने अपने प्रशासन को प्रगणों, तहसील और ग्रामों जिसे तपो भी कहते थे। अंतिम इकाई गाँव अर्थात मौजा आदि में विभाजित था। विभिन्न इकाइयों अर्थात अधिकारी नियुक्त किए। यह एक नई नौकरशाही धीरे धीरे यह मुत्तसदी भी वंशनगत हो गया। मुत्तसदी वर्ग को वेतन के रूप में जागीर प्रदान की जाती थी, लेकिन ये जागीर वंशनगत नहीं होती थी। मुत्तसदी की मृत्यु के बाद जागीर खालसा कर दी जाती थी। मध्यकालीन नौकरशाही के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे। राजा इन अधिकारियों से परामर्श किया करता था। केंद्रीय शासन, राजा संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था, लेकिन पिता तुल्य शासन करता एवं मंत्रिपरिषद के परामर्श से निर्णय लेता था। राजा के प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने के लिए मुत्तसदी वर्ग की पदसोपान व्यवस्था थी। प्रधान राजा के बाद यह प्रमुख होता था तथा प्रधान राजा के बाद प्रमुख होता था। राजा की अनुपस्थिति में राज्यकार ये प्रदान करता था। विभिन्न रियासतों में प्रधान के अलग अलग नाम थे। कोटा और बूंदी में प्रधान को दीवान, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में प्रधान को प्रधान, जयपुर में प्रधान को मुसाहिब, बीकानेर में प्रधान को मुख्तियार कहते थे। आवश्यक नहीं था कि सभी रियासतों में यह प्रधान पद राज्य को ही दिया जाए। जाट शासित भरतपुर रियासत में राजा सूरजमल 1725 दिसंबर 1763 ने नया प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। सूरजमल ने शासकीय पदों के लिए धर्म और जाति का आधार नहीं माना। सूरजमल योद्धा के साथ साथ योग्य प्रशासक एवं कृषि विशेषज्ञ भी था। भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को मुख्तियार कहते थे। रियासतों में अन्य पदसोपान व्यवस्था निम्न थी: दीवान एवं बख्शी। अधिकांश जहाँ 3 प्रमुख थे वहाँ बख्शी होते थे। यह सेना विभाग का प्रमुख होता था बख्शी।
जोधपुर में फौज बख्शी भी होता था। बख्शी सेना विभाग के अतिरिक्त रसद व्यवस्था, सेना का अनुशासन एवं प्रशिक्षण आदि देखता था। नायब बख्शी, यह नायब बख्शी सेना और किलों पर होने वाले खर्चे का विवरण रखता था और सामान की रेख का भी हिसाब रखता था। नायब बख्शी सिकदार, यह सिकदार मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान होता था। सिकदार गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य देखता था। सिकदार न्याय व्यवस्था, परंपरागत न्याय व्यवस्था थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सामंत अपनी जागीर से प्रमुख न्यायाधीश की स्थिति रखता था। इसके अतिरिक्त गाँव में ग्राम पंचायतें होती थी। खास क्षेत्र में न्याय का कार्य हाकिमों के द्वारा किया जाता था। जागीर में जागीरदार न्यायाधीश होता था। जातीय पंचायतें भी होती थी। छोटी चोरी और सामाजिक अपराध संबंधी झगड़े जाति पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा सुलझा दिए जाते थे। बाहर नहीं सुलझने पर हाकिम और जागीरदार के न्यायालय में जाते। भूमि विवाद संबंधित झगड़े की आवश्यकता पड़ने पर हाकिम और जागीरदार के न्यायालय में जाते थे। बड़े अपराध एवं मृत्यु जन संबंधी विवादों में अंतिम निर्णय राजा का होता था। न्याय का आधार परंपरागत सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था थी। मुकदमे का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। यहाँ संबंधी कोई प्रत्यक्ष अधिनियम नहीं था। डॉक्टर M.S. जैन ने लिखा है कि अपराध को व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता था, समाज के विरुद्ध नहीं। कानून के समक्ष सब बराबर नहीं थे। एक ही अपराध के लिए दंड देते समय दोनों अपराधी और जिसके विरुद्ध अपराध किया गया उसकी सामाजिक देखकर ही दंड दिया जाता था। न्याय व्यवस्था के अनुसार सामंत को शरणाओं का अधिकार था, शरणागत का अधिकार था। यदि कोई सामंत की शरण में चला जाए तो उसकी रक्षा करना सामंत की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था। कई बार अपराधी भी सामंत की शरण में चले जाते थे, जिसका समाज और न्याय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। मध्यकालीन न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषता न्याय का सस्ता होना और शीघ्र होना था। उस समय दंड विधान भी कठोर नहीं थे। भू राजस्व प्रशासन, भूमि एवं भू स्वामित्व प्रशासन के तीन प्रमुख स्तंभ थे: सैनिक एवं सामान्य प्रशासन, दूसरा न्याय व्यवस्था और तीसरा भू राजस्व व्यवस्था। सैनिक और न्याय व्यवस्था की सामान्य भू राजस्व व्यवस्था में भी सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मध्यकाल में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत था। इस दृष्टि से भूमि और उस पर उत्पादित फसल पर लगान वसूल करने वाली संस्था का विशेष महत्व था। भूमि दो भागों में विभाजित थी। एक खास भूमि जो इसकी सीधे शासन के नियंत्रण में होती थी, जिसे केंद्रीय भूमि कह सकते है। दूसरी जागीर भूमि, ये चार प्रकार की: सामान्य जागीर, हुक्म जागीर, भौम की जागीर और शासन जागीर। भौम की जागीर राज्य को अपनी सेवाएं देते थे और कुछ निश्चित कर देते थे। शासन जागीर धर्मार्थ शासनकारी है, साहित्य लेखनकारी, चारण और भाट आदि अनुदान स्वरूप दी जाती है। माफी जागीर भी कहलाती थी क्योंकि यह कर मुक्त जागीर होती थी। हुकूमत जागीर यह मुतसद्दियों को दी जाती थी। परगने के हाकिम का दायित्व था कि वह लगान राजकोष में जमा कराए। वह वेतन के रूप में दी गई जागीर होती थी, जो जागीरदार की मृत्यु के बाद खारिज कर दी जाती थी। सामंत जागीर जन्मजात जागीर था। इसका लगान सामंत द्वारा वसूल किया जाता था। भूमि दो प्रकार की होती थी: कृषि भूमि और चरणोत्ता भूमि। कृषि भूमि वह थी जो खेती योग्य हो। चरणोत्ता भूमि वो जो पशु के लिए चारा उगाया जाता होता, जिसे आधुनिक राजस्व भाषा में चारागाह या गोचर भूमि कहा जाता था। वस्तुतः चरणोत्त भूमि सार्वजनिक भूमि थी, किसान या कृषक। कृषक मुख्य दो प्रकार के होते थे: बापीदार और गैर बापीदार। बापीदार किसान को खुद काश्तकार भी कहते थे। बापीदार किसान को खुद काश्तकार भी कहते थे। वह किसान होते थे जो खेती की जाने वाली भूमि का स्थायी स्वामी होता था। वह जोत के लिए आवश्यक सामग्री जुटा सके, किसान लंबे समय से वहाँ रह रहा हो। गैर बापीदार को सिकमी काश्तकार भी कहते थे। इन्हें वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं थे, भूमि के स्वामी नहीं थे। ये खेतिहर मजदूर थे। बापीदार किसानों की कई रियासतें थी, उनके खेत की लकड़ी और कुओं पर उनका स्वामित्व था। कर निदान के समय यह ध्यान रखा जाता था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बापीदार ने किन साधनों का उपयोग किया है। बापीदार किसानों को भू स्वामित्व को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता था। यदि दुर्भिक्ष के समय किसान गांव छोड़कर कुछ अवधि के लिए बाहर चला जाता था, तभी भूमि किसान की ही रहती थी। पुनः लौटने पर किसान अपनी भूमि का जोत सकता था। स्पष्ट है कि भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। राजस्थान में प्रचलित कहावत का कर्नल जेम्स टॉड ने उल्लेख कर शासक भू राजस्व पर प्रकाश डाला है। कहावत ही भोगरा धनी राज हो, भोगरा धनी माच हो, अर्थात भूमि को मालिक जोतने वाला राजा राजस्व भोग का अधिकारी किसानों को दी जाने वाली भूमि का पट्टा जागीरदार के रजिस्टर में दर्ज रहता था, जिसे दाखला कहते थे। भरतपुर रियासत में राजा सूरजमल के समय कृषि की उन्नति हुई। दृढ़ नीति निर्धारित की फलस्वरूप राजा सूरजमल के शासन में अंतिम वर्ष इस तरह से चले। भरतपुर राज्य की कृषि से आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष थी। कृषि से होने वाली आय में से बड़ी धनराशि उसने शिक्षा और साहित्य के विकास में लगाया। राजा सूरजमल की मान्यता थी कि यदि राज्य आर्थिक दृष्टि संपन्न एवं सुदृढ़ है तो खराब समय भी राज्य में भी राजा सूरजमल द्वारा स्थापित मजबूत कृषि नीति भरतपुर की प्रगति में सहायक सिद्ध हुई। लगान निदान, भूमि स्वामित्व के बाद उस पर लगान वसूल करना महत्वपूर्ण दायित्व था। भू राजस्व को लगान, भोग, वासिल और भोज्य आदि कहा जाता था। लगान निदान अलग अलग रियासतों में भिन्नता लिए हुए थे। उस रियासत के सामंत और जागीरदार उसी रियासत की परंपरा के अनुसार लगान निर्धारण करते थे। प्रचलित विभिन्न व्यवस्थाओं में मुख्यतः 3 प्रकार की कार्य निर्धारण करती थी। प्रथम भूमि का स्वरूप, यह दो भागों में विभाजित था। बारानी तथा बरसात को पानी से सिंचित भूमि और नुमा अर्थात जो भूमि तालाब, कुओं, बावड़ी आदि से सिंचित की जाती थी। दूसरा निर्धारित तत्व फसल की विशेषता थी। 2 बातों को ध्यान में रखकर राजस्व निर्धारण किया जाता था: बाजार भाव और भूमि की उत्पादकता की क्षमता। तीसरा काश्तकार की जाति। इस संबंध में यह मान्यता थी कि राजपूतों और विष्णुयों की अपेक्षा जाटों से अधिक कर लिया जाता था। राजपूत, ब्राह्मण और महाजन किसानों को भू राजस्व में विशेष छूट दी जाती थी। खरीफ और फल फसलों पर भी लगान की दरें भिन्न होती थी। लगान निर्धारण एवं वसूली के समय पटेल या चौधरी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। ये सरकार और कृषि के मध्य स्तर के रूप में निगरानी में कार्य संपादित करते थे। पटेल या चौधरी सरकारी कर्मचारी नहीं होते थे। लगान वसूली की विधि। शासक, सामंत, जागीरदार एवं अधिकारी कृषकों से लगान वसूली की 3 प्रकार की विधि को अपनाते थे। लाटा या बटाई विधि। इस लाटा या बटाई विधि में फसल काटने योग्य होने पर लगान वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी की देखरेख में फसल की कटाई की जाती थी। धान सफा होने के बाद फसल में राजस्व के लिए दी जाने वाले भाग तोल कर अलग कर दिया जाता था। कुंता विधि। इस कुंता विधि के अनुसार खड़ी फसल को देखकर अनुमानित लगान निर्धारित करना। कुंता विधि में तौल या माप नहीं किया जाता था। अन्य प्रणाली। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: मुक्काता, डोरी और गुगरी। डोरी मुक्काता में कर निर्धारण एक मुश्त का निर्धारण करता था। नकद कर भी लिया जाता था। डोरी कर निर्धारण में नापे गए भूभाग का निर्धारण करके वसूल करना। गुगरी कर विधि के अनुसार शासक, सामंत एवं जागीरदार किसानों को जितनी गुगरी अर्थात बीज देता था उतना ही अनाज लगान के रूप में लेता था। दूसरी गुगरी विधि के अनुसार प्रति कुआ या खेत की पैदावार पर निर्भर था। मध्यकालीन भू राजस्व में किसान पूर्ण सुरक्षित स्थिति में थे। यह आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास का युग माना जाता है, क्योंकि किसान भू स्वामी था। अकाल के समय उसे लगान से छूट मिलती थी। पशुओं के लिए चारा का भूमि छोड़ दी जाती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। शासक उसे खालसा नहीं कर सकता था और चरणों भूमि पर शिकार करने का अधिकार किसी को नहीं था। भूमि एवं लगान संबंधी विवाद ग्राम पंचायत में सुलझाए जाते थे। मध्यकालीन सामंतवाद और आधारित यह प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश सर्वोच्चता में नई प्रशासनिक संस्थाओं के उद्देश्य के साथ कमजोर होती गई और नेताओं स्वतंत्र भारत में राजस्थान के एकीकरण के बाद मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो गई। सामंत व्यवस्था मूलतः थी प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था जन्मजात। सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था टेंट के समान। राज्य के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। सामंत थे एकमात्र रियासत या उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, जिसमें खास समय न्याय का कार्य करते थे हाकिम। बापीदार किसान अपने खेत के स्वामी होते थे।